टीसू। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी तथा पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया तथा उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है, लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन तथा पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों तथा जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों तथा अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होती है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप ऊतक, विभाज्योतक। विभाज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्रियाकलाप 6 दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं।
पहले, दूसरे और तीसरे दिन मूल की लंबाई मापते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुए प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी, क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इसे शीर्षस्थ कैम्बियम अर्थात पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट अर्थात इंटरकैलरी मेरिस्टम, पार्श्व अर्थात लेटरल मेरिस्टम। किसी वृक्ष में विभाज्योतक की स्थिति। प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक के कारण ही होती है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पार्श्व अर्थात इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लिखित राजधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अस्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट ऊतक। विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्रियाकलाप 6.2 एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। तने का सेक्शन ट्राइकोम, म्यूसिलेनस कैनाल, ये सारे हैं। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित कीजिए। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके क्रियाकलाप विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों होते हैं?
हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। सरल अस्थायी टिश्यू अर्थात सिंपल परमानेंट टिश्यू कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं अर्थात कैविटीज होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तने तथा जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रहण करते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कॉलेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा है। यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पैरेन्काइमा ये है तथा अनुप्रस्थ सेक्शन, अनुदैर्ध्य सेक्शन। ये अनुदैर्ध्य सेक्शन है। ये अनुदैर्ध्य सेक्शन है। कोशिका द्रव्य केंद्रक, मिडिल लैमेला, क्लोरोप्लास्ट, राजधानी, अंतरकोशिका, प्रथम कोशिका भित्ति। ये कॉलेन्काइमा अर्थात B1 अनुप्रस्थ कोशिका तथा अनुदैर्ध्य सेक्शन। स्क्लेरेन्काइमा अनुप्रस्थ सेक्शन, अनुदैर्ध्य सेक्शन। क्रियाकलाप 6.3 रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। दौर कोशिका तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व दृश्य, पृष्ठ दृश्य। इस छिलकों को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंद सेफ्रेनिन विलयन की डालिए। कुछ समय पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी
जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जलहानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रभाव से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करना है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं या पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। रच्छी ऊतक छाल कोशिकाएं फटी हुई एपिडर्मिस। जटिल अस्थायी ऊतक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में बने तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रैकीड वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स, अस्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम जाइलम। जटिल ऊतकों के प्रकार। ट्रैकीड वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा।
फ्लोएम सेक्शन, चालनी प्लेट, चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिका। जंतु कोशिका, एनिमल ऊतक, एनिमल टिश्यू। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिका अर्थात मस्कुलर सेल, मसल सेल। पेशीय रेशे अर्थात लोकेशन ऑफ मसल फाइबर। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का एपिथेलियमी ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोधों का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अस्पष्टता, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली से नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6-9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। सल्की, घनाकार, स्तंभाकार तथा स्तरित सल्की, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका, अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसीलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण तथा स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर लाइनिंग में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार
एपिथीलियम एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में पच्छाव अर्थात सिलिया होते हैं, जो एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पच्छाव गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथीलियम को पच्छावी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहाँ यह उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा कुछ बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक अर्थात कंपाउंड टिश्यू। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं अधात्री मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह अधात्री जेली की तरल सघन या कठोर हो सकती हैं। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। संयोजी ऊतक के प्रकार: एलियोलर ऊतक, वसामय ऊतक, संहत अस्थि ऊतक, काचाभ स्नायु ऊतक, विभिन्न रक्त कोशिकाएं। टाइप ऑफ ब्लड सेल। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ए टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, बी कंपैक्ट बोन, सी हेलाइन कार्टिलेज, डी एरोलर टिश्यू तथा ई एडिपोज टिश्यू। प्रदान करती हैं। यह मांसपेशी को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। जो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं, यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा अर्थात टेंडन है, जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि अर्थात कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान,
कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक अर्थात मसल टिश्यू। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा अर्थात मसल फाइबर भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी अर्थात वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्की तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण ये रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्कुरूपी अर्थात स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रकीय होती हैं। इनको आरेखीय पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। पेशीय ऊतक रेखित पेशी, चिकनी पेशी, कार्डिक पेशी अर्थात हृदय की पेशी। तंत्रिका टिश्यू अर्थात नर्व टिश्यू। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका टिश्यू की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं।
तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। आपने क्या सीखा? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। विभज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक हैं तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित, कार्डिक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है।